दो रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली इस डेवलपमेंट में बात की थी कि गज़ा सीज़ फायर के हवाले से कतर में कोई नेगोशिएशन चल रही थी दोबारा, और हमास ने अपना प्रपोज़ल दिया था। उस प्रपोज़ल को नेतन्याहू ने रिडिकुलस करार दिया था, लेकिन फिर भी उस पर बातचीत हो रही थी। और टॉप के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं इसराइल के, वो भी कतर में मौजूद थे, अमेरिकन भी थे वहाँ पर, तो कोई बातचीत यहाँ पर होनी थी। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि टेक्निकल ग्रुप तो वहाँ पर कोई मौजूद है, टॉक्स कॉल्ड ऑफ नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, लेकिन जो टॉप के ऑफिशल्स हैं इसराइली इंटेलिजेंस के, वो वापस आ गए वहाँ से। नाउ यहाँ पर एक और अजब सा तमाशा ये लगा है कि नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे मुल्क के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रफ़ा ऑपरेशन करवाने के हवाले से यानी रोड़ा डाल रहे हैं और अमेरिकन के साथ मिलकर मुझे रोकना चाहते हैं कि मैं रफ़ा के अंदर ना घुसूं। रफ़ा वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर फ़लस्तीनी, तकरीबन यूँ समझे कि अगर 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी हैं वहाँ पर, तो उसमें से आधे तकरीबन यहाँ पर रहते हैं रफ़ा के अंदर, बल्कि आधे से भी ज़्यादा। तो नेतन्याहू कह रहा है कि यहाँ पर तो मैंने ज़रूर घुसना है, आखिरी किनारा है गज़ा का रफ़ा, तो वो कह रहा है यहाँ पर तो मैं ज़रूर घुसूंगा, लेकिन हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते, अमेरिकन के साथ मिलकर मुझे रोकना चाहते हैं। यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि बीबी सेज इजरायली फैक्शंस वर्किंग टू प्रिवेंट रफ़ा ऑपरेशन, यूरोप टू कॉल फॉर सीज फायर, ICRC complicity in Palestinian terror, Blinken pushes for ceasefire, Syria claims Israeli airstrikes hit Damascus। ये जो बात इन्होंने की है ना, Blinken pushes for ceasefire, ये ऐसा ही है, मतलब फजूल किस्म की बात है, ऐसे ही बस। इसकी वजह यह है कि ये जो बात हुई है कल, मेरे ख्याल से मंडे वाले दिन, नेतन्याहू और इसकी बात हुई है अंकल बाइडन की। अब उसमें जो एलामिया सामने आया है, जो उसकी स्टेटमेंट सामने आई है, उस स्टेटमेंट में ना तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, ना उसके अंदर सीज फायर का वर्ड है। अमेरिकन ऐसे ही बस अरबों के साथ मिलकर कुछ बात करते हैं, इनके सामने बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं। अमेरिकन की बात को मैं अब सीरियसली लेना ही छोड़ चुका हूं। उनकी किसी बात यानी कोई सर पैर ही नहीं होता, उनकी बात में कुछ भी नहीं होता। मतलब समझ में नहीं आएगा आपको कि बंदा कौन सी बात पे बिलीव करे, कौन सी पे नहीं करे। दो मुंह हैं इनके, दो, एक मुंह से एक बात करते हैं, दूसरे मुंह से दूसरी बात करते हैं। तो इनकी बात जो है ना, ब्लिंकन कह रहा है कि सीज फायर होनी चाहिए। ब्लिंकन कोई 6-7 विजिट करके सबका टाइम वेस्ट कर चुका है यहाँ पर, पहले ही अक्टूबर से लेके 6-7 विजिट कर चुका है, कुछ भी नहीं हुआ उन विजिट्स का। और यहाँ पर इतने महीनों के बाद जब ये बात भी कर रहे हैं नेतन्याहू से, तो स्टेटमेंट में ना तो सीज फायर का वर्ड है, ना उस स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन का वर्ड है। तो ये ऐसा ही है बस। इजराइल जैसा छोटा सा मुल्क, खुद को सुपर पावर अमेरिका कहता है, लेकिन छोटा सा इजराइल उनसे संभाला नहीं जाता। नेतन्याहू की तरह लैंग्वेज चेक करिए, तड़ियां लगा रहा है अमेरिका को। द यरूशलेम पोस्ट कहता है, नेतन्याहू आई मेड इट क्लियर टू बाइडन वी मस्ट इंटर रफा। मैंने उसको बता दिया भाई हम तो जाएंगे, जरा लैंग्वेज चेक करिए इसकी। यानी ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन जो हैं उसको डिक्टेशन मिल रही है इजराइल की जानिब से, ऐसा लग रहा है। Following Monday's phone call between the two leaders, Israeli PM Netanyahu emphasized the strategic significance of entering Rafah। ये बेवकूफ़ शख्स ये कहकर अमेरिकन को लॉलीपॉप दे रहा है कि मैंने नॉर्थ से इनको ख़त्म कर दिया, मैंने साउथ से इनको ख़त्म कर दिया, अब मैं रफ़ा के अंदर जाऊंगा। बड़ा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट मूव होगा मेरा ये। वहाँ पर जाऊंगा, कुछ लोग वहाँ पर हलाक होंगे, मजीद थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेशर मजीद आएगा, लेकिन इट्स फाइन। अब तो देखें ना, यूएन के अंदर रेजोल्यूशंस भी इतनी नहीं आ रही, सिक्योरिटी काउंसिल में आपने ब्लॉक कर करके सबको बदजिन कर दिया है। अब जो है ना, किसी का दिल ही नहीं कर रहा वहाँ पर इस तरह रेजोल्यूशन डालने का, आएगा भी तो ब्लॉक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ज़रा देखिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखिए, कितना फ़ायदा होगा। मैं उधर जाऊँगा ना तो फला 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 फ़ायदा होगा, ये कहकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये इस तरह के लॉलीपॉप दे रहा था ना इनको कि आखिर में बस रफ़ा के अंदर बचे हुए हैं हमास वाले, तो नॉर्थ गजा के अंदर फाइटिंग शुरू हो गई दोबारा। नॉर्थ के अंदर वो इलाका जहां सबसे पहले फाइटिंग शुरू हुई थी, सबसे पहले अक्टूबर के बाद जब ये अंदर घुसे हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ गजा के अंदर फाइटिंग हुई थी। और इजराइल ने इतने अरसे तक इनको मामू बना के रखा, ये बोलते रहे अमेरिकन को कि देखो नॉर्थ के अंदर सफाया कर दी है हमने। अब वहाँ पर दोबारा से फाइटिंग शुरू हो गई है नॉर्थ के अंदर। इसका मतलब है कि वहाँ इनकी प्रेजेंस मौजूद है और ये अपनी मर्जी से हमले कर रहे हैं हमास वाले। जब जी करता है नॉर्थ के अंदर आके हमले कर देते हैं। अल मॉनिटर ने खबर लगाई है, as Netanyahu works at Palestinian Authority control, Hamas cells regrouping in North Gaza. The Israeli military said it killed around 50 Hamas militants after storming Gaza City's Al-Shifa hospital on Sunday. As Israeli intelligence signals, Hamas cells are regrouping in the north.
और इसमें वो कहते हैं द रिन्यूड इजरायली मिलिट्री रेड ऑन गजा सिटीज अल शिफा हॉस्पिटल लॉन्च्ड ऑन संडे क्लियरली illustrates that Hamas retains some of its capabilities even after more than 5 months of fighting. It also signals the likelihood of continued guerrilla warfare in the Gaza Strip even once the war ends. तो वो कह रहे हैं इनके पास तो बड़ी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ये तो मतलब 5 महीने के बाद भी नॉर्थ गजा के अंदर लड़ रहे हैं। एक और बड़ा वाक़या वहाँ पर हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो बड़ा वाक़या ये हुआ है कि चाइना ने एक स्पेशल अपना एनवॉय जो है वो अपॉइंट कर दिया है इस जंग के तनाजुर में, और उस स्पेशल चाइनीज़ एनवॉय ने मुलाकात की है एक बड़ी ही अहम शख्सियत से इस मौके पे। किसके साथ? हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के साथ वो मिले हैं, और चाइनीज़ ने कहा है कि चाइना वाज कीन ऑन रिलेशंस विद हमास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि हमास के साथ चाइना जो है वो ताल्लुकात को देख रहा है कि किस तरह से करना है उसको। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई है कि चाइनीज एनवॉय मीट्स हमास पॉलिटिकल लीडर इन कतर टू डिस्कस गजा कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर इश्यूज। वांग किएजिन एंड इस्माइल हानिया talk in first meeting between a Chinese official and the militant group since Israel-Gaza war began. Hania reportedly told Beijing's envoy the war must end quickly. Wang said China was keen on relations with Hamas, says newspaper. तो वहाँ पर आप देखिए अमेरिकन तो धपड़दूस हो गए ना, मतलब उनसे उन्हीं का चेला चांटा इजराइल संभाला नहीं गया, सारी दुनिया ने देख लिया, नहीं संभाला गया इतने महीने तक। तो ये किस किस्म की फोर्स है? अगर आपका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ही था ना, सबसे ज़्यादा इजराइल के ऊपर, तो अगर आपसे वही नहीं संभाला गया तो आप तो बाकी तो बस ठुस किस्म की फोर्स हैं भाई। वो यूक्रेन वाले अलग से मसला, वहाँ पर आप देखिए 2 साल हो गए किसी किस्म की कोई वहाँ पर, बल्कि हार रहे हैं वहाँ पर। इसकी देखें प्रूफ ये है कि वहाँ नेटो ट्रूप्स भेजने की बात हो रही है। तो अगर यूक्रेन जीत रहा होता तो नेटो ट्रूप्स क्यों भेज रहे होते, मतलब क्यों भेज रहे होते वहाँ पर? अगर वो ग्राउंड पे इतनी अच्छी सिचुएशन होती उनकी तो नेटो ट्रूप्स की तो बात ही नहीं होती, डिस्कस ही नहीं हो रही होती। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस होने लगी हैं। कभी मैक्रोन बोल देता है तो कभी वो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर बोल देता है कि नेटो ट्रूप्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं। तो वहाँ ऑलरेडी फेंटी पड़ रही है, और यहाँ पर आप देखिए महीने का बोल के ये अंदर घुसे थे, 5 महीने हो गए हैं, और 5 महीने के बाद भी सूरत हाल जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ही अभी तक, यानी नॉर्थ गजा के अंदर फाइटिंग चल रही है। जिस एरिया के बारे में कहा जा रहा था कि टोटल कंट्रोल हो गया हमारा नॉर्थ के ऊपर, तो वहीं पर ही फाइटिंग हो रही है। इसका मतलब साफ है कि लंबे अरसे तक ये गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगी। वहाँ पर अभी तक कोई एक भी हॉस्टेज मिलिटरली इजराइल अपना बाजियाब करवा नहीं सका। अगर इतना ही ज़्यादा कंट्रोल है ना गजा के ऊपर इजराइल का, जैसे कि वो नेतन्याहू क्लेम करके बता रहा है अमेरिकन को, तो किधर है हॉस्टेजेस भाई? अगर कंट्रोल होता तो अब तक वो लोग उनको बाजियाब करा चुके होते ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और ये तो मेन ऑब्जेक्टिव था गजा ऑपरेशन का, मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि अपने बंदे छुड़ाने हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ही हासिल नहीं हुआ अगर, तो उसको विक्ट्री कैसे आप करार देंगे? ये तो मतलब सिर्फ कलेक्टिव पनिशमेंट हुई है। 31,800 बंदे वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 32,000 हो गए। तो ये तो सिर्फ वो हुआ है ना, इसके आगे क्या हुआ है? मतलब इतने ज़्यादा शहादतों के बाद भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव हुआ है, ये देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है वो तो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है ना। मतलब वहाँ आप देखिए, ये जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले रिकैप करिए, वो एक मिडिल ईस्ट कोई और यूरोप कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, पता नहीं क्या खुदा जाने, एक अल्टरनेट कॉरिडोर बनाने की बातें की जा रही थी, अरबों का और इजरायलियों का नॉर्मलाइजेशन की बातें की जा रही थी, और कैसी अब्राहमिक अकॉर्ड्स को बढ़ाना है, इस तरह की बातें कराई जा रही थी। वो सारा धपड़दूस हुआ है। वो जियोपॉलिटिकल सिनारियो ही चेस बोर्ड ही तब्दील हो गया ना। और यहाँ पर तो नज़दीकी फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा कि इजराइल के साथ कोई मुसलमान ममालिक जो होंगे वो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वो तो गया तेल लेने। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या हासिल किया, इस सब के बदले में इनको क्या मिला है, अमेरिकन को क्या मिला है और इनको क्या मिला है, इजरायलियों को कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, सवाए अपनी रेपुटेशन ख़राब करने की, और कुछ भी इन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया। और ये मेरे ख्याल से मज़ीद सूरत हाल को ख़राब करेगी अमेरिकन के लिए। अगर ये जंग ड्रैग होती है मज़ीद, तो उनके ऊपर यकीनी तौर पर उनके जो नाम है यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वो मज़ीद मेरे ख्याल से ख़राब होगा।